अच्छा जी, तो यहाँ से वापस अपने ब्राउजर पे जाते हैं जहाँ पे हमें बता रहा था कि करना क्या है ना। तो इंटरप्रेट रिजल्ट्स में अब जो हमने बात की ना वही चीज़ें ये दिखा रहा है। पी वैल्यू इसने नहीं रखी हुई थी इसलिए हमने उसके बारे में बात कर ली। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल और आर वैल्यू कोई ले रहा है, और इसने कोरिलेशंस बता दिए कि किसका किससे कोरिलेशन है। अब हम क्या करते हैं कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, फुल स्क्रीन? यस सर, आ रही है। अब हम यहाँ से एक रिग्रेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब रिग्रेशन, बल्कि रिग्रेशन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। मिनिटैब इज वेरी स्ट्रांग ऑन रिग्रेशन ना। तो रिग्रेशन आप यहाँ पे लिखें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेशन, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। तो ये आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलेगा। ये टाइप्स ऑफ रिग्रेशन से शुरू करें यहाँ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस। तो कह रहा है जी कि ये आपको मुख्तलिफ चीज़ों के आपस में रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल यू वर्क फॉर अ पोटैटो चिप कंपनी, और वो एनालाइज कर रही है कि आपके क्रम्बल्ड पोटैटोज यानी जो टूट जाते हैं पर कंटेनर, वो कितने हैं। तो आप एक रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं और यू इंक्लूड द परसेंटेज ऑफ पोटैटो relative to other ingredients and the cooking temperature as your two predictors। यानी आप ये देखना चाहते हैं क्यों टूट रहे हैं मेरे चिप्स। तो वो कह रहा है कि एक आप देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ पोटैटो रिलेटिव टू अदर इंग्रेडिएंट्स, यानी आलू कितना है और बाकी चीजें कितनी है, और कुकिंग टेम्परेचर कितनी गर्मी पे कर रहे हैं। तो आपके सामने ये रिजल्ट आ रहा है कि ब्रोकन चिप्स इज इक्वल टू 4.251 माइनस 0.99 पोटैटो परसेंटेज प्लस 0.02 कुकिंग टेम्परेचर। जिसका मतलब ये है, ये नीचे यहाँ पे देखिएगा कि फॉर सर ये वन। मेन वही स्क्रीन शेयर हो रही है, पुरानी वाली है, कोरिलेशन वाली, इनकम, एजुकेशन, एज, रेजिडेंस। हाँ अच्छा, आई एम सॉरी। वो चेंज नहीं हुई सर। अच्छा, ओके, सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, अब आ गई होगी। तो व्हाट इज अब आ गया रिग्रेशन, सर। ये जो मैंने अभी बातें बोली हैं, सॉरी, यहाँ लिखी हुई थी पोटैटो फैक्ट्री। उसने दो चीजें ली, एक पोटैटो कितना है, दूसरा टेम्परेचर कितना है। उसके पास ये इक्वेशन आई आपकी रिग्रेशन की कि ब्रोकन चिप्स जो हैं वो 4.251 माइनस 0.9 इंटू पोटैटो, और ये वाला होगा। वो कह रहा है इसका मतलब ये है कि फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन कुकिंग टेम्परेचर, 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 0.022% टूटना शुरू हो जाएंगे मजीद चिप्स। दूसरी तरफ चूंकि नेगेटिव रिलेशनशिप था, तो वो कहता है कि अ, इससे पहले पी वैल्यूज देख लेते हैं। पी वैल्यू 0.0, पी वैल्यू दोनों की ठीक है, 0.05 से कम है तो दोनों हमारे लिए रिलायबल है। तो ये हमें बता रहा है कि ये आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 0.022 आपके मजीद टूटना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि पोटैटो परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे तो नहीं टूटेंगे चिप्स, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है। और दोनों की पी वैल्यू अच्छी है। अब इसमें बहुत सारी चीजें जैसे टी वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर कोफिशिएंट, विफ, अब ये सब ना स्टेटिस्टिकल एक्सप्रेशंस हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ केसेस में। जैसे अगर यहाँ मेरे पास दो वेरिएबल है ना, इसके बजाय 15 होते और मैंने उनमें से 11 ड्रॉप करके सिर्फ 4 रखने होते, तो मैं ये विफ देखता कि जिसकी विफ हाई है उनको रख लेता, जिसकी विफ लो है उसको निकाल देता। इसी तरह टी वैल्यू आपको याद होगा, टी और स्टूडेंट्स टी क्या था। इसी तरह स्टैंडर्ड एरर कॉफिशिएंट आपको ये शायद थोड़ी देर में ये खुद ही बताए। हाँ, ये देखें, ये जो होता है ना, एक रिग्रेशन लाइन डेटा पॉइंट से कितनी दूर है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। जो डेटा पॉइंट्स रिग्रेशन लाइन के करीब करीब होते हैं उनको हम कहते हैं इसका स्टैंडर्ड एरर लो है, जो थोड़े थोड़े दूर होते हैं उनको कहते हैं हाई है। तो ये आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का कॉफिशिएंट भी बता रहा है। इसी तरह इस कॉफिशिएंट का मतलब है कि आप जो मर्जी वैल्यू रख लें, 4.2% तो चिप्स टूटेंगे ही टूटेंगे। ये वाली चीज बता रही है कि जो मर्जी वैल्यूज रख लें, 4.2% चिप्स टूटेंगे। फिर टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो 0.02 हर 1 डिग्री के साथ टूटेंगे। आलू कम करते जाएं तो फिर टूटेंगे, बढ़ाते जाएं तो टूटना कम हो जाएंगे। तो रिग्रेशन आपको इस तरह की चीज बताती है। अब इसमें रिग्रेशन की फिर नीचे बहुत सारे, अब ये मैं आपको चीजें जस्ट मिनी टैप से फेमिलराइज करा लेने के लिए बता रहा हूँ, ये हमारे कोर्स कंटेंट में नहीं है, ये स्टैट्स के कोर्स की चीजें हैं।
ये बता रहा है कि रिग्रेशन की ओएलएस एक रिग्रेशन होती है जो रिग्रेशन आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर रिग्रेशन की एक लाइन लगा देता है ना। जैसे मैं यहाँ पे इसी डेटा में रिग्रेशन पुराने वाला डेटा से ही कोई रिग्रेशन एनालिसिस कर लेता हूँ, फिट रिग्रेशन मॉडल, और इनकम को रिस्पांस ले लेता हूँ, और एज को कंटिन्यूस प्रिडिक्टर ले लेता हूँ, एज को और सेविंग्स को भी ले लेता हूँ, और ओके करता हूँ। तो अच्छा, मैंने ग्राफ कोई नहीं रखा था, आपको इजीली ताकि समझ आ जाए कोई ग्राफ भी रख लेता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, अभी एक लाइन लग गई है ना रिग्रेशन की, ये वाली लाइन लग गई। अब मिनिटैब या कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना, वो ये लाइन कैसे लगाता है, आप जरा दिमाग में इसको इमेजिन करें। ये लाइन तो थोड़ी टिल्ट भी हो सकती थी ना राइट साइड पे, ऐसा ही है ना? थोड़ी सी लेफ्ट साइड से भी टिल्ट हो सकती थी, क्यों अजहर, हो सकती थी? यस, यस हो सर। सकती थी सर। तो ये क्यों नहीं किया इन्होंने, वो यहाँ पे ये बता रहा है, मैंने इसलिए नहीं किया कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन बेसिकली इन लाइंस के डिस्टेंस को देखता है फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स, और जिस जगह सबसे कम एवरेज डिस्टेंस मिलता है उसको वो वाली लाइन लगा देता है। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। इसी तरह क्वाड्रेटिक रिग्रेशन है, इसी तरह और भी बहुत सारी रिग्रेशंस हैं। ये रिग्रेशन की टाइप्स हो गई। फिर स्लोप एंड इंटरसेप्ट, ये आपको बताता है कि आपकी इक्वेशन में स्लोप का क्या मतलब होता है, यानी y इज इक्वल टू 2 + 5x। तो ये जो स्लोप है, ये y और 5x के रिलेशनशिप को बता रहा है। यहाँ पे y और 0.4 है, देखें उधर 5 था तो बिल्कुल तिरछी लाइन है, यहाँ सिर्फ -0.4 है तो हल्की सी तिरछी लाइन है, और माइनस वाली साइड पे। तो स्लोप का ये काम होता है। ये इधर कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है नीचे, तो बिल्कुल सीधी लाइन है, तो स्लोप इस तरह पता लगता है। रिस्पॉन्स एंड प्रेडिक्टर वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब ये जो एग्जांपल है ना केक रेसिपी वाली, ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये बेसिकली ये शुरू यहाँ से करता है कि आप एक पार्टी में गए हैं, आपको बहुत सारे खाने नजर आए हैं, तो कौन सा खाना आपको ज्यादा मोटा करेगा, कौन सा कम मोटा करेगा, बहुत अच्छी एग्जांपल लेके चलता है। तो किसी वक्त आपके पास आपका लर्निंग का मूड हो, रिग्रेशन समझने का, और साथ साथ फनी किस्म की चीज देखने का भी मूड हो, तो दोनों काम हो जाते हैं। आप समझे, आप एक कॉमेडी मूवी भी देख रहे हैं और आपको रिग्रेशन भी समझ आ गई है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इसको एक साइड से शुरू करके, और मतलब सिर्फ ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक करें, क्वालिटी टूल्स में जा रहा हूँ और कैपेबिलिटी 6 पैक में गया, नॉर्मल में गया और हेल्प दबा दिया। बस ये आपको अगले आधे घंटे में, अगले 20 मिनट में ये चीज़ पूरी तरह समझा के वापस भेज देगा, और आप इसके छोटे मोटे एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो मिनिटैब इज़ रियली ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर, जिसकी हेल्प शायद मैंने आज तक इतनी अच्छी हेल्प किसी और सॉफ्टवेयर की नहीं देखी। बहुत अच्छी हेल्प है इसकी, जो आपको सारे का सारा सॉफ्टवेयर सिखा देती है। फिर अब ये इसके अंदर एआई भी आ गई है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक मॉड्यूल, इसमें कार्ट क्लासिफिकेशन भी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसी तरह ये असिस्टेंट जो है आपका, जिस तरह एआई का असिस्टेंट होता है, उसमें अब ये टूल्स मोर और लेस सारे के सारे सिक्स सिग्मा वालों के लिए हैं। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एमएसए का मतलब होता है आप अपने टूल को, फर्ज करें आपने एक थर्मोकपल बनाया, तो उसको एनालाइज करना है कि कितना अच्छा टेम्परेचर मेजर कर रहा है। इस तरह कैपेबिलिटी एनालिसिस, आपका सिस्टम कितना कैपेबल है टू प्रोड्यूस व्हाट द कस्टमर वांट्स। इसको क्लिक करें और ये आपको बता देता है कि पहले, अगर आपका डेटा कंटिन्यूस है तो कैपेबिलिटी एनालिसिस इस्तेमाल करें। इसको क्लिक करें, कैपेबिलिटी एनालिसिस आ गया। और इसमें फिर आप, अभी चूंकि हमारे पास कोई फाइल नहीं है तो ऑब्वियसली हम इसका एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन असिस्टेंट में वो वाला काम नहीं है, हेल्प वाला, लेकिन ये आपको जब डेटा मौजूद हो तो असिस्ट करता है। इस तरह ग्राफ्स, ढेर सारे ग्राफ्स हैं, आपको नहीं पता कौन सा ग्राफ है, क्लिक करें, हेल्प दबा दें, ये चार ऑप्शंस हैं, हेल्प दबा दें, किसी एक को क्लिक करके वो आपको ले जाएगा और सिखा देगा कि ये ग्राफ कौन सा है, इसको कैसी कैसी जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और एग्जाम्पल भी करा देगा आपको, एंड सो ऑन। इस फिर कुछ चीजें जैसे डेटा के बारे में है ना, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मिनीटैब की, कि ये रोज को कॉलम बना देता है, कॉलम्स को रोज बना देता है, डेटा को स्टैक कर देता है, अनस्टैक कर देता है, ट्रांसपोज कर देता है, वर्कशीट्स को मर्ज कर दें, वर्कशीट्स को सेपरेट कर दें, बहुत ज़्यादा आप इसके साथ डेटा को रैंक करें, सॉर्ट करें,
रो निकाल दें, रो डाल दें, वेरिएबल को निकाल दें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बहुत सारी। तो ये आपको बहुत ऑप्शंस देता है। इसी तरह कैलकुलेशंस में बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, जिसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है रैंडम डेटा जनरेटर। फॉर एग्जांपल आप वैसे यू वांट टू लर्न कि ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलती है, तो ये रैंडम डेटा में से बेटा को सिलेक्ट करें, इसको कहें कि C10 में अ, जो है आप नंबर ऑफ रोज, अच्छा ओके, फर्ज करें आप उसको कह रहे हैं मुझे 100 रोज दे दो जो बेटा का। ए, अब मैं आप बल्कि आपको ज़रा आसान समझाने के लिए नॉर्मल में आ जाता हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके वेरिएबल्स डाले तो आपको मैं बता नहीं सकूंगा फिर। तो रैंडम नॉर्मल किधर है, नॉर्मल, इसमें मैं कहता हूँ मुझे नॉर्मल की 100 रोज जनरेट कर दो, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है और मीन फर्ज करें 3 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 3.3। तो ये मुझे ये बता रहा है कि किस कॉलम में स्टोर करना है, वो लिख दो। तो मैं C11 हमारे पास खाली है तो उसमें स्टोर कर देता हूँ। तो ये C7 में इसने मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 100 रोज बना के दे दी। अब मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, बेसिक स्टैट्स। अब देखिए आपके पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन आप रैंडम रैंडम डेटा जनरेट करके सीखना चाह रहे हैं कि हाउ डज इट वर्क ना। तो मैंने इसको कहा कि अब C11 को पकड़ो और इस मुझे ज़रा इसकी ग्राफिकल समरी दे दो। तो ये मुझे इसने उसकी समरी दे दी, तुम्हारा ये रैंडम डेटा जनरेट हुआ था, इसमें 100 रोज थी, n = 100, ये इसका मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, वेरिएंस ये है, एंड सो ऑन। अब चूंकि ये रैंडम है, तो मैं इसी को अगर दोबारा कहूँ कि C12 में भी यही कर दो, तो वो जो डेटा जनरेट करेगा अ, C12 मेंशन करना पड़ेगा सर वहाँ हाँ नहीं, वो मैं उसमें चला गया था, सॉरी, डिस्प्ले स्टेटिस्टिक्स में चला गया था। तो रैंडम डेटा में मैं दोबारा नॉर्मल में जाके इसको कहता हूँ कि अब C12 में कर दो, तो ये C12 में इसने कर दिया। अब मैं C12 वाले का बनाता हूँ वही चीज़, ग्राफ। तो आप देखेंगे कि वो इससे अलग होगा। अब इस ग्राफ को ज़रा सामने आपके जो नज़र आ रहा है, इसको जहन में रखें और हम C12 का बनाने लगे, तो आप देखें वो इससे मुख्तलिफ आ गया, ये काफ़ी बेहतर है पहले वाले से। तो इसकी स्टेटिस्टिक्स कुछ और हैं, क्योंकि वो रैंडम डेटा पहले भी उसने रैंडम जनरेट किया था, अभी रैंडम जनरेट कर रहा है। तो इससे आपको समझ आनी चाहिए कि आप बहुत अच्छी स्टडी भी कर लें 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो वो दोनों स्टडीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि अभी हम उस थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचे। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि परफेक्ट शक्लें 300, 350, 400 के बाद आती हैं। तो यही मैं आपको चेंज करके अब बताता हूँ। इसको अब मैं कहता हूँ कि मुझे 400 डेटा बताए, 100 ना बताए। रैंडम डेटा नॉर्मल 100 के बजाय 400, और C12 को हम इसको कहते हैं ओवरराइट कर दे। तो अब C12 का आप देखें कि हिस्टोग्राम कितना प्यारा हो गया पहले से ना, सेंटर बिल्कुल ऊपर है, उसके बाद उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रही है चीज़ें। अब मैं C11 में भी ऐसे ही करता हूँ, नॉर्मल और 400 और C11, वही वही मीन है, वही स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। अब ये वाले ग्राफ को ध्यान में रखिएगा जो आपको सामने नजर आ रहा है। ये C11 किया हमने ना, ठीक है। तो अब देखें C11 भी बड़ा खूबसूरत हो गया, सेंटर ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता बीच में थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे हल्की सी वेरिएंस है, वरना बिल्कुल खूबसूरत ग्राफ बन गया, क्योंकि हमने अपना N 400 कर दिया। तो जूं जूं आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ता जाएगा, आप पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। और इसमें क्या है जी, ओके, हेल्प मैंने आपको बता दिया। ये सबसे आसान सॉफ्टवेयर है सीखने के लिए, क्योंकि ये आपको बिल्कुल बच्चों की तरह हर चीज पे आपका हाथ पकड़ के आपको एग्जाम्पल के साथ
सिखा के छोड़ता है। तो आप इफ़ यू हैव अ लेट्स से वीक और टू, तो आप इसके एक्सपर्ट बन के आप इसकी ट्रेनिंग भी शुरू करवा सकते हैं। फाइलें भी पड़ी हुई हैं, मटेरियल भी पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर भी आपके पास है, तो बहुत अच्छी तरह फिर आप इस पे काम करवा सकते हैं। तो मेरा यही प्लान था जी, जो मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बताएं, वो भी हम इसको हैंडल करते हैं यहीं पे। सर ये कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है आपके पास? अ, 22 है सर? मैं एक मिनट में देख लेता हूँ, ये कहाँ से पता लगेगा? फाइल सर एडिशनल टूल्स में सर चेक कर लीजिए। किसमें? सर हेल्प से पता चलेगा, हेल्प के अंदर हेल्प जाके से अबाउट, सही। अबाउट। अबाउट में। हाँ, ये है 21.2, बिल्कुल। ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी मिनी टैब ये डेस्कटॉप वर्जन शायद आता ही नहीं है ना, अब तो ये ऑनलाइन है ना। तो मेरा ख्याल है कि 21 जो है सीरीज थी, वो आखिरी सीरीज थी जो स्टैंड अलोन चलता है आपके घर पे। बाकी वाले जो अब ऑनलाइन चलते हैं वो बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग है उनकी। तो हम चूंकि ये हम लोग तो जब मैं पीएचडी कर रहा था 15 साल से, उस वक्त से चल रहे हैं, तो जो आखिरी वर्जन आया था वो हमने रख लिया था कि अब इसी पे काम करेंगे। तो आपको चाहिए, आप में से किसी को, तो मैं कहीं से निकाल के किसी जगह गूगल ड्राइव वगैरह पर रख लूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कैनवस पे ही शेयर कर दें सर अगर। हाँ, कैनवस पे नहीं, वो तो ये वो इलीगल हो जाएगा ना। तो बस मैं रख के थोड़ी देर के लिए आपको ग्रुप पे बता दूंगा, आज शाम को या कल किसी वक्त। तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, 2-4 घंटे के लिए मैं रख के फिर डिलीट कर दूंगा। राइट सर। ठीक है जी। और आखिरी चीज़ के, वेरी राइट। आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, जो आखिरी असाइनमेंट होगी, या आखिरी जो 2-3 चीज़ें हमने सीखी हैं वो उसमें कवर होंगी। और इसका टाइम होगा पेपर के नाइट तक, यानी फर्ज करें हमारा 16 तारीख को पेपर है, तो 15 की रात तक उसका टाइम होगा। और आपने उससे पहले पहले जमा करानी होगी। आखिरी असाइनमेंट ज़रा आसान होगी, लेकिन आपने सारी असाइनमेंट्स यानी पांचों असाइनमेंट एक ही फाइल में जमा करके मुझे करानी है, ताकि मैं उसको अच्छी तरह फिर आपको ग्रेड कर दूं। राइट सर। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी। ब्रो सॉरी, इसका क्या मतलब है कि सर एक ही असाइनमेंट में जमा करानी है? इसका मतलब ये है कि जब आप असाइनमेंट 5 जमा कराएं ना, तो उसमें 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, यानी सर वो जिस तरह लास्ट करवाई है सर। जिस तरह सारी करवाते हैं आप लोग, बिल्कुल। जी जी। जी वो लास्ट इसी तरह चारों इकट्ठी फिर करवाएं जी इसी जी, बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल, बस उसी फाइल के आखिर में पांचवी अपनी असाइनमेंट ऐड करें और मुझे दे दें। ठीक। ठीक है। मैं उसमें मुझे फायदा ये होता है कि जो आप लोगों के अच्छी हाई क्वालिटी असाइनमेंट्स होती है ना, जो पेपर बन सकता है जिनसे, फिर मैं उन स्टूडेंट्स को आगे एंगेज कर लेता हूँ कि आपका काम ऐसा है कि ये कुछ स्टेप्स करके आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो वरना फिर अलग अलग होती है, तो मैं आप ऑब्वियसली मेरे दिमाग में वो कंस्ट्रक्ट नहीं बनता पूरे पेपर का ना, तो मैं आपको फीडबैक नहीं दे सकता। क्लियर है सर। थैंक यू जी, थैंक यू नोटेड सर। एवरीबॉडी। अगली अगली दफ़ा हमारी क्लास जो है वो ऑन डिमांड होगी, यानी मैं ग्रुप पे आपसे डिस्कस करूंगा कि हमने आपके किसी को कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं, हम स्पेशल क्लास उसके लिए कर लेते हैं। किसी के नहीं होंगे तो हम अगली क्लास नहीं करेंगे, यानी लास्ट क्लास हमारी ऑन डिमांड और रिव्यू के लिए। थैंक यू जी, नोटेड सर। थैंक यू जी, ठीक अल्लाह। है सर, वो थैंक थोड़ा यू सा सर। असल में फाइनल को डिस्कस कर लेंगे और हाँ बिल्कुल बाकी बिल्कुल चीजों को बिल्कुल, आई थोड़ी बी देर हैप्पी। के लिए इंशाल्लाह। वो मैं आप लोगों का, जो मेरे साथ कोर्स करते हैं, आपको पता है कि मैं आपको एक फाइल दे देता हूँ ना पहले से ही क्वेश्चंस की, क्विज जिसमें वगैरह सर जी। वो सवाल होते हैं जो कि इम्तिहान में आने होते हैं, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। यानी अगर इम्तिहान में 5 सवाल आने हैं तो आपको मैं 7-8 सवाल दे देता हूँ, जिनमें वो 5 भी शामिल होते हैं। तो फाइनल को सर डिस्कस करने से हम गुमराह हो जाएंगे, सीधे सीधे सवाल मिल रहे हैं तो क्या डिस्कस करना है फिर। सर ठीक है जी। ठीक है सर, जिस तरह आप गाइड करेंगे सर। ओके जी, ओके सर। ओके जी, खुदा डन है हाफिज। सर। खुदा हाफिज। शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।